गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज लेक्चर हिंदी में है। यूनिट 2 लेक्चर नंबर 6 ब्रिंजल की बैंगन की साइंटिफिक उत्पादन तकनीक। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन में हम बॉटनिकल नेम इसका सोलेनम मेलोंजिना होता है, फैमिली सोलेनेसी होती है और क्रोमोसोम नंबर 2n=24 होता है। ओरिजिन प्लेस इसका इंडिया होता है, इंडिया है। और कॉमन नेम इसको हम एग प्लांट भी बोलते हैं। ब्रिंजल इज मोस्ट कॉमन पॉपुलर वेराइटीज़, पॉपुलर फसल है ये नॉर्थ इंडिया की। और इट कैन बी ऑलमोस्ट ऑल द पार्ट, ऑल द रीजन्स इसमें ग्रो किया जाता है एक्सेप्ट हाई एल्टीट्यूड को छोड़कर, जिसमें हमें सभी जगह इसका उत्पादन किया जा सकता है सक्सेसफुली। ब्रिंजल की जो हम न्यूट्रिशन वैल्यू देखते हैं, जो उसके पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं इसमें, वो मोस्टली ब्रिंजल को हम ऑल ओवर इंडिया में कल्टीवेशन कर सकते हैं। ब्रिंजल एक गुड सोर्स होता है जो कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, विटामिन, पर्टिकुलर बी कॉम्प्लेक्स के लिए ब्रिंजल बहुतायत में जाना जाता है। और बिटरनेस जो ब्रिंजल में पाई जाती है वो ग्लाइकोलाइड्स के कारण होती है। और 20 ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ एडिबल फ्रूट्स ऑफ ब्रिंजल में पाया जाता है। इसका जो डिस्ट्रीब्यूटेड एरिया है, जहाँ जहाँ इनका उत्पादन किया जाता है, वो उड़ीसा, बिहार, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश में बहुतायत में इसका प्रोडक्शन किया जाता है, जिसका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छा है उधर। और मध्य प्रदेश में भी किया जाता है, राजस्थान, ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी कर सकते हैं, बस लोलैंड और हाई एल्टीट्यूड को छोड़कर। वैराइटीज़ इसकी होती हैं ब्रिंजल की, मेनली 2 टाइप की वैरायटी होती हैं। पहली वैरायटी होती है, 3 टाइप की वैराइटीज़ होती हैं इसकी। पहली वैराइटीज़ होती हैं राउंड टाइप वैरायटी होती है। राउंड टाइप में जो इम्पोर्टेंट वैरायटी होती हैं वो पूसा पर्पल राउंड, पंत ऋतुराज, अर्का नवनीत राउंड टाइप इसकी वैराइटीज़ ये होती हैं। लॉन्ग टाइप की जो वैरायटी होती हैं वो मेघा ब्रिंजल 1, जिसे हम RCMBL1 के नाम से जानते हैं। पूसा पर्पल लॉन्ग, पूसा पर्पल क्लस्टर, पूसा क्रांति, अर्का शील एंड पंत शरणरथ पंजाब सदाबहार मेघा ब्रिंजल 3 RCMBL3 के नाम से जानते हैं इसे। जो कि ये सारी वैराइटीज़ जो होती हैं वो लॉन्ग टाइप की वैरायटी होती हैं, लंबे वाले ब्रिंजल के फल होते हैं इसमें। इसके बाद आती है आपकी मीडियम साइज़ की वैरायटी। मीडियम साइज़ की वैरायटी होती है मेघा ब्रिंजल 2, जिसे हम RCMBL2 के नाम से जानते हैं। इसके बाद आता है हमारा सॉइल एंड क्लाइमेट कैसा होना चाहिए ब्रिंजल के लिए। ब्रिंजल की जो सॉइल क्लाइमेट होती है वो बहुत ख़ास नहीं होती है। किसी भी क्रॉप, किसी भी सॉइल क्लाइमेटिक कंडीशन में ग्रो किया जा सकता है जनरली, लेकिन फिर भी इसके लिए हम सिल्ट लोमी क्ले सॉइल बेस्ट मानी जाती है। और वेल ड्रेनेड रिच ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होना चाहिए सॉइल के अंदर। और pH जो सॉइल का होता है 6.5 से 7.5 होना चाहिए। इट इज़ ए वार्म सीजन क्रॉप होती है, ये वार्म सीजन क्रॉप इसे बोलते हैं। और ये ससेप्टेबल होती है फ्रॉस्ट के लिए। इसके लिए जो सक्सेसफुल ग्रो करने के लिए जो टेम्परेचर होता है वो 21 से 27 डिग्री टेम्परेचर अच्छा माना जाता है, जिससे इसका सही से ऑप्टिमम टेम्परेचर माना जाता है। उसके बाद हम आते हैं फील्ड प्रिपरेशन में। फील्ड प्रिपरेशन हम जब करते हैं, जिसमें हमें प्रिपरेशन ऑफ फील्ड
सॉइल इज प्लाउड, 2 से 3 टाइम इसकी हम जुताई करते हैं और डीप प्लॉइंग भी करते हैं, जिससे हमारी सॉइल फाइन टिल्थ टेक्सचर बन जाता है सॉइल का, जो कि अच्छा माना जाता है। लास्ट जुताई के बाद हम प्लांटिंग इज डन ड्यूरिंग द लास्ट प्लॉइंग मेक बेड प्रिपरेशन। लास्ट जुताई के बाद हम बेड प्रिपरेशन करते हैं और उससे पहले हम लास्ट जुताई से पहले हम वेल डिकम्पोज्ड FIM का यूज़ करते हैं, जिसमें हमें सॉइल में मिक्सर करने में आसानी होती है, जिससे हमारे फसल के उत्पादन को न्यूट्रिएंट्स बहुत अच्छे से मिलता है। रीच्ड बेड हमें 1 मीटर चौड़ा बनाना चाहिए और 4 से 5 मीटर लंबाई के बेड बनाने चाहिए जब हम उसको प्लांटिंग करनी है। 30 सेंटीमीटर ऑफ द ग्राउंड ऑफ द सॉइल करना चाहिए। 30 सेंटीमीटर हाइट के हमें बेड बनाने चाहिए। स्विंग टाइम नॉर्थ इंडिया में अलग होती है, हिल्स में अलग होती है। मेन स्विंग सीजन इसकी जुलाई टू अगस्त मानी जाती है ब्रिंजल की, जो कि अगर हमें सेकंड क्रॉप लेनी है ब्रिंजल की तो हमें सीड सोन इन नर्सरी में मार्च से अप्रैल के बीच में सीड की सोइंग करना चाहिए, जिससे हमारा अच्छा उत्पादन मिलता है। ब्रिंजल की जो हम नर्सरी बनाते हैं तो उसमें कुछ खास चीज़ों का ध्यान रखते हैं। सबसे पहला तो हमें रेस्ड बेड बनाना चाहिए, जो कि 15 सेंटीमीटर हाइट के उठे हुए बेड होते हैं। सीड रेट जो ब्रिंजल की होती है OP वैरायटीज़ की, वो OP वैरायटीज़ में 400 ग्राम पर हेक्टेयर होती है और हाइब्रिड वैरायटीज़ का अगर बीज सेलेक्ट कर रहे हैं तो 200 ग्राम पर हेक्टेयर बीज सफिशिएंट होता है 1 हेक्टेयर एरिया के लिए। विड्थ ऑफ द नर्सरी बेड इज़ नॉट बी केप्ट मोर देन 1 मीटर। अगर आप नर्सरी बना रहे हैं रेस्ड बेड में तो 1 मीटर से ज़्यादा उसकी हाइट नहीं होना चाहिए और लंबाई आपकी आवश्यकता अनुसार होती है। इसमें हम FIM 4 kg पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से अप्लाई करते हैं। और उसके बाद हमें इसमें बाविस्टीन और डाइथेनियम 45 का 3 ग्राम पर मीटर स्क्वायर और बाविस्टीन का 2 ग्राम पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से यूज़ करते हैं। ड्रेंचिंग, सॉइल ड्रेंचिंग कर देते हैं, जिससे डंपिंग ऑफ डिजीज़ का अटैक नहीं होता है। लाइन स्विंग करने के लिए हमें 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस की लाइन बनाते हैं और उसे हम यूज कर सकते हैं नर्सरी बनाने के लिए। सीड स्विंग करने के बाद, लाइन स्विंग करने के बाद हमें शिफ्ट FIM, छने हुए FIM का ऊपर से यूज करना चाहिए। उसमें हमें 1 से 1.5 सेंटीमीटर की लेयर बना देना चाहिए, जिससे हमारे जर्मेशन के लिए आसानी होती है और उसको ढक देना चाहिए। इसको हमें 4 से 5 दिन तक अर्ली जर्मिनेशन के लिए सीड को ग्रासेस, ड्राई ग्रासेस, पैडी, स्ट्रॉ या पॉलीथिन से हमें बेड्स को ढक देना चाहिए 3 से 5 दिन के लिए। अर्ली जर्मिनेशन होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं इसमें और सॉइल मॉइस्चर कंजर्वेशन होता है और टेम्परेचर भी मेंटेन बना रहता है। उसके बाद हमें बेड को लाइटली इरिगेशन कर देना चाहिए और डेली सुबह और शाम को हमें रोज़ डेली इरिगेशन करना चाहिए, जिससे हमारे सीड के जर्मिनेशन अच्छे होते हैं। और जैसे ही जर्मिनेशन हो जाता है तो कवर को हम इमीडिएटली रिमूव कर देते हैं ताकि पेड़ सीधे ग्रोथ कर सकें। उसके बाद आते हैं हम ट्रांसप्लांटिंग में। ट्रांसप्लांटिंग में हमें क्या करना चाहिए कि सबसे पहले तो सीडलिंग्स आर रेडी फॉर ट्रांसप्लांटिंग। हमारा 35 से 40 दिन में सीडलिंग हमारी ट्रांसप्लांटिंग के लिए रेडी हो जाती है, जो कि बेड्स के लिए हमें सूटेबल होती है। और प्लांट्स की जो हाइट होती है वो 15 सेंटीमीटर तक हो जाती है, जिसमें हमारी 4 से 5 लीव्स प्रेजेंस होती हैं।
प्लांटिंग डिस्टेंस हमें जब रखना है इसमें, तो स्प्रेडिंग वैराइटीज़ जो होती हैं, स्प्रेडिंग मतलब फैलने वाली वैराइटीज़ जो होती हैं, वो 75 से 60 सेंटीमीटर हम उसकी स्पेसिंग रखते हैं रो इनटू प्लांट। और नॉन स्प्रेडिंग मतलब ज़्यादा फैलने वाली वैराइटीज़ नहीं होती हैं, वो 60 से 60 सेंटीमीटर रखते हैं। और जो स्मॉल टाइप के फ्रूट्स, स्मॉल टाइप्स की वैराइटीज़ होती हैं जिसकी ज़्यादा ग्रोथ नहीं होती है, ड्वार्फ वैराइटीज़ होती हैं, वो हमारी 60 इंटू 45 सेंटीमीटर स्पेसिंग रखते हैं और रो इनटू प्लांट में। उसके बाद हमें न्यूट्रिशन एंड फर्टिलाइज़र का यूज़ करना चाहिए। इसमें हमें क्या करना चाहिए कि वेल डिकम्पोज्ड FIM का यूज़ करना चाहिए। 20 से 25 टन पर हेक्टेयर के हिसाब से हमें FIM देना चाहिए। FIM हम लास्ट जुताई से पहले देते हैं और फील्ड में इनकॉर्पोरेट कर देते हैं। नाइट्रोजन की हम आधी मात्रा और P और K की हम फुल डोज हम यूज़ कर देते हैं लैंड प्रिपरेशन के टाइम पे, और जिसमें हमें नाइट्रोजन की 120 kg, पोटास फास्फोरस की हमें 60 kg और पोटास की 80 kg सॉइल के लिए, प्लांट क्रॉप कल्टीवेशन के लिए यूज फुल होती है। और 1/3 पार्ट हम नाइट्रोजन का यूज करते हैं और फुल डोज हम फास्फोरस और पोटास का यूज करते हैं प्लांटिंग के टाइम पर, ट्रांसप्लांटिंग टाइम। और रिमेनिंग अमाउंट जो आपका नाइट्रोजन का बचा हुआ होता है, इक्वल स्प्लिट डोजेस जो हम यूज़ करते हैं, वो 25 से 30 डेज़ के बाद करते हैं। और सेकंड करते हैं 45 से 50 डेज़ आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग के बाद यूज़ किया जाता है फर्टिलाइज़र का। उसके बाद आता है प्लांट प्रोटेक्शन। प्लांट प्रोटेक्शन में हम ब्रिंजल का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट्स जो वैराइटीज़ होती हैं इम्पोर्टेंट्स, जो कि रेजिस्टेंट वैरायटी आप यूज़ कर सकते हैं इन डिजीज़ वगैरह से बचाव के लिए सबसे पहले तो। और अगर ये डिजीज़ वगैरह आती हैं, इंसेक्ट आती हैं, तो उनको हम कंट्रोल करते हैं। कैसे कंट्रोल कर सकते हैं कि बैक्टीरिया बिल्ट अगर आता है तो सीड ट्रीटमेंट हम करते हैं बाविस्टिन का 2 ग्राम पर kg ऑफ सीड के हिसाब से। ब्लांचिंग पाउडर का यूज कर सकते हैं हम 15 kg पर हेक्टेयर फील्ड बिफोर 1 मंथ ऑफ ट्रांसप्लांटिंग। और उसके बाद हम यूज़ क्रॉप रोटेशन कर सकते हैं, जिससे हमारे क्रॉप चेंज हो जाती है और फसल में वही बीमारी दोबारा नहीं लगती है अगली क्रॉप में। जिससे हम क्रॉप रोटेशन में हमें ध्यान रखना होता है कि सोलेनेसिस क्रॉप को हम ग्रो नहीं करते हैं, और स्पेशली कूल सीजन क्रॉप्स को हम प्रेफर कर सकते हैं। उसके बाद आता है फोमसिस ब्लाइट। इसके लिए हम सीड ट्रीटमेंट विद हॉट वाटर करते हैं 30 मिनट के लिए, और कैप्टन और थायरम का यूज करते हैं 3 ग्राम पर kg ऑफ सीड के लिए। शील्डिंग शुड बी द डिप्ड इन बाविस्टिन 2 ग्राम per liter of water and 15 minutes crops before rotation of non-solanaceous crops। बाविस्टिन का यूज कर सकते हैं, जिसमें हम ट्रांसप्लांटिंग के पहले हम उसे डिप करते हैं 15 मिनट के लिए। 2 ग्राम पर लीटर के घोल के हिसाब से हम बना लेते हैं। उसके बाद आता है हमारा डंपिंग ऑफ डिजीज़। ये बहुत इम्पोर्टेंट डिजीज़ होती है, जिसमें हमें नर्सरी बेड में ही ये मोस्टली आता है। और इसके बचाव के लिए हमें सबसे पहले जो ट्रीटमेंट करना होता है वो सीड ट्रीटमेंट बाविस्टिन का कर सकते हैं, थायरम का कर सकते हैं, कैप्टन का कर सकते हैं। ये आपको यूज़ करना चाहिए, जिससे आपकी डिजीज़ नहीं आती है नर्सरी रीजन में, नर्सरी टाइम पे। कैप्टाप का यूज़ आप कर सकते हैं 2 ग्राम एग्रोशॉन के नाम से एक चेन एग्रोशॉन केमिकल्स आते हैं, जिससे हम 2 ग्राम पर kg ऑफ सीड्स के हिसाब से ड्रेंचिंग कर सकते हैं, सीड ट्रीटमेंट्स कर सकते हैं। और ड्रेंचिंग ऑफ नर्सरी बेड विद द सॉल्यूशन ऑफ द कैप्टाप 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा शूट एंड फ्रूट बोरर।
शूट एंड फ्रूट बोरर में हमें क्या करना चाहिए कि ब्रिंजल के जो शूट बोरर होते हैं उन्हें हम रिमूव कर देते हैं इंसेक्ट को, और शूट जो भी हमारे इन्फेक्टेड प्लांट होते हैं, इन्फेक्टेड ब्रांचेस होती हैं, इन्फेक्टेड फ्रूट्स होते हैं, उनको हम रिमूव कर देते हैं और शूट को बर्न कर देते हैं। निकालने के बाद बर्निंग करना बहुत ही ज़रूरी होती है। अगर आप बर्निंग नहीं करेंगे तो वो आपके एरिया में जो आपका क्रॉप फील्ड्स है उसमें वो बार बार वो इंसेक्ट अपने एग्स देंगे और लार्वी देंगे और फ्रूट शूट बोरर का संख्या बढ़ती रहेगी और फ्रूट्स को वो डैमेज करते रहेंगे। इसके बचाव के लिए हमें सबसे पहले तो उनको कलेक्ट कर लेना चाहिए, निकाल लेना चाहिए, शूट्स को निकालना चाहिए, फ्रूट्स को निकाल लेना चाहिए जो इन्फेक्टेड होते हैं, और उनको फील्ड के बाहर उन्हें बर्न कर देना चाहिए, जला देना चाहिए, आग लगा देना चाहिए, जिससे उनके परमानेंटली ख़त्म किया जा सके। अगर ये केमिकली आपको स्प्रे करना है अगर तो मोनोक्रोटो फॉस्फार का यूज़ कर सकते हैं। रोगार के नाम से ये आता है। 1 से 1.5 ml पर लीटर वाटर में इसको हम फ्लावरिंग के टाइम पे यूज करते हैं, जिससे हमारे फ्लावर पे इंसेक्ट अटैक नहीं करता है और वो वहाँ पे एगिंग नहीं कर पाता है। वो एगिंग कर देता है जिससे हमारे प्लांट्स के फ्रूट्स के अंदर वो एग्स एंटर कर जाते हैं, जिससे हमारे फ्रूट्स में कीड़े मिलते हैं बाद में। उसके बाद हम यूज ऑफ फेरोमोन ट्रैप का भी यूज कर सकते हैं, जिससे हमें बहुत अधिक मात्रा में इंसेक्ट को कलेक्ट कर सकते हैं, ट्रैप कर सकते हैं, उनको पकड़ सकते हैं, जिससे हम उनको फील्ड के बाहर उन्हें निकाल सकते हैं, जला सकते हैं, उनको कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें हमें क्या करना चाहिए कि फेरोमोन ट्रैप को 100 ट्रैप को हम 1 हेक्टेयर के एरिया में लगाना चाहिए, जो कि इफ़ेक्टिव माना जाता है कंट्रोल दिस इंसेक्ट के लिए, जिससे हमारे उस फसल का उत्पादन बहुत अधिक मिलता है जहाँ पे फेरोमोन ट्रैप लगे होते हैं और इंसेक्ट कंट्रोल हो जाता है। इसके बाद अधिक उत्पादन मिलने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि उसमें शूट एंड फ्रूट बोरर नहीं लगता है, जिससे आपके सारे फ्रूट्स मार्केटेबल भाव के मिलते हैं। उसके बाद आते हैं हम इसमें ब्रिंजल की जो इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट जो करते हैं, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में हम जो ब्रिंजल का ध्यान रखते हैं, उसमें सबसे पहला जो काम होता है वो सीड ट्रीटमेंट विद ट्राइकोडर्मा ब्रिडी का यूज़ किया जाता है 4 ग्राम पर केजी, एंड सूडोमोनास का यूज़ करते हैं 10 ग्राम पर केजी ऑफ सूड के हिसाब से, हम शीट्स के हिसाब से हम उसका यूज करते हैं। नर्सरी बेड, नर्सरी प्लस शीडलिंग ड्रिप ट्रीटमेंट्स एंड सूडोमोनास के यूज करते हैं 10 ग्राम पर लीटर के हिसाब से करना चाहिए। और सॉइल एप्लीकेशन विद द नीम केक का यूज करना चाहिए, जिससे हमारे सॉइल में किसी भी टाइप के इंसेक्ट नहीं होते हैं। और ये 250 केजी पर हेक्टेयर के हिसाब से हम फील्ड में इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमारे इंसेक्ट की जो पॉपुलेशन है वो कंट्रोल होती है फील्ड के अंदर। उसके बाद हम मेज क्रॉप का यूज कर सकते हैं, बॉर्डर क्रॉप में बॉर्डर पे यूज कर सकते हैं, जिससे हमारे वाइट फ्लाई जो होती है उसका मूवमेंट रुक जाता है और वो मेज पर एंटर कर जाती है। यूज ऑफ येलो स्टिक ट्रैप्स का यूज कर सकते हैं हम, येलो स्टिक ट्रैप्स का यूज करना चाहिए, जिससे हमारे वाइट फ्लाइज को कंट्रोल करता है। एंड क्लिपिंग ऑफ शूट बोरर इन्फेक्टेड टर्मिनल एरियाज, जो इन्फेक्टेड शूट बोरर से इन्फेक्टेड जो भी ब्रांचेस होते हैं उन्हें हमें निकाल देना चाहिए। ल्यूसिनियट्स एडल्ट्स द मॉनिटरिंग्स इन फेरोमोन ट्रैप्स में हम ल्यूसिनियट्स एडल्ट्स का मॉनिटरिंग करते हैं
जिससे हम कंट्रोल कर सकते हैं। ट्राइकोडर्मा ट्राइचोग्रामा रिलीज आफ्टर द ईच ब्रॉड इमर्जेंस ऑफ द ल्यूसिनोइड्स, ये वेरी इंपॉर्टेंट होता है जिसमें हम कंट्रोल कर सकते हैं। एप्लीकेशन ऑफ नीम ऑयल फॉर्मुलेशन, अगर आपको नीम ऑयल का यूज़ करना है तो 1000 ppm 10,000 ppm 1% ऑफ नीम ऑयल का यूज कर सकते हैं, जो कि कर्नल एक्सट्रैक्ट 5% होता है। जो नीम सीड कर्नेल होती है उसका हम 5% यूज कर सकते हैं, जो कि हमारे शूट एंड फ्रूट बोरर एंड अदर इंसेक्ट के लिए हम कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं हार्वेस्टिंग में। हार्वेस्टिंग जब हम करते हैं तो हार्वेस्टिंग आर व्हेन दे अटेन द गुड साइज ऑफ फ्रूट्स का यूज़ करना चाहिए। हार्वेस्टिंग में द स्टाल्क ऑफ द फ्रूट्स शुड बी द कट ऑफ, नाइफ से हमें उसको कट करना चाहिए, नाइफ हमें लेना चाहिए और उससे हमें ब्रिंजल के फ्रूट्स को कट करना चाहिए। जो एवरेज यील्ड होती है ब्रिंजल की, जिसमें हमें अधिक उत्पादन मिलता है और जिससे हम पता कर पाते हैं कि कौन कौन सी वेराइटीज़ पे डिपेंड करता है ये, और ये वहाँ के सीज़न पर डिपेंड करता है, जिससे हमारी हार्वेस्टिंग होती है। और मोस्टली ये हार्वेस्टिंग का जो वैरायटी के बेसिस पे वेरी करता है ये, तो जो वैराइटीज़ होती हैं उनमें जो ब्रिंजल का उत्पादन मोस्टली मिलता है वो 25 से 30 टन पर हेक्टेयर उत्पादन मिलता है ब्रिंजल का। और जो हाइब्रिड वैरायटी हैं उनमें हमें ब्रिंजल में 60 से 80 टन पर हेक्टेयर का ब्रिंजल का उत्पादन होता है, जिसमें बहुत अधिक मात्रा में हमें ब्रिंजल की फल उत्पादन होता है। ये वेरी करता है वैरायटीज़ और क्लाइमेटिक कंडीशन में। ये हमारी कुछ बुक्स के नाम है। हैंडबुक ऑफ हॉर्टिकल्चर से आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। जी कल्लू की बुक आती है, अगर ब्रीडिंग सेक्शन इसमें पढ़ना है तो आपको जी कल्लू की बुक को रिफ़र कर सकते हैं। और किसी भी टाइप की अगर आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं और कोई भी क्वेरी आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक।